हाय स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कॉमन रजिस्टर्स। अगर हम लोग कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोलते हैं, पुराना टीवी हो, पुराना रेडियो हो, कोई टेप रिकॉर्डर हो, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ कैपेसिटर्स मिलते हैं, कुछ रजिस्टर्स मिलते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो कॉमन रजिस्टर्स होते हैं, प्लास्टिक जैसे कुछ रेजिस्टेंस मिलेंगे आप लोगों को, रेजिस्टेंसेस। तो उसमें क्या होगा कि उसका शेप ऐसा होगा, ये शेप होगा, यहाँ पर वायर लगा होगा ये। तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं उसमें उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसकी कोडिंग होती है। माने कि आप देखिए कि ये 3 बैंड्स यहाँ पर होंगे, 1 2 3, ये 3 बैंड यहाँ पर होंगे और जो 4th बैंड होगा ये एक थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर ये जो बैंड है ये है A, जो ये बैंड है इसको हम कहेंगे B, ये बैंड है, ये बैंड है C और ये बैंड है D। तो आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस होगा इसका, ये रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू AB इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस D। ये चीज़ जो होगी ये ओम में होगी और ये जो होगा ये परसेंटेज में होगा। आप देखिए कि हमारे पास जो ये A लिखा हुआ है, ये जो बैंड A है, फर्स्ट बैंड A, ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकंड बैंड B है ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो ये C है ये मल्टीप्लाई ऑफ 10 की पावर, जो भी पावर निकल के आती है C, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। एंड D जो रेजिस्टेंस है उसमें जो वेरिएशन हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं। तो इसकी जो ये कोडिंग है इसको याद करने के लिए एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताऊं। वो तरीका ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि नेम ऑफ कलर, नेम ऑफ कलर। यहाँ पर सबसे पहले हम बोलेंगे कि बैंड A एंड B ये लेंगे, फिर लेंगे बैंड C ये लिखेंगे। आप देखिए याद करने के लिए इस टेबल को जो हम याद करेंगे उसको याद करने के लिए आपको याद होना चाहिए सेंटेंस बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ये आपको स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ठीक है। और बाद में फिर गोल्डन और सिल्वर इनको आप और लिख लीजिए। ये आप और लिखेंगे। आप देखिए कि कलर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, इसमें क्या मतलब है? बी का मतलब है ब्लैक, बी का मतलब है ब्राउन, आर का मतलब रेड, ये ऑरेंज, यहाँ पर येलो, यहाँ पर ग्रीन, ये ब्लू, यहाँ पर वायलेट, यहाँ पर ग्रे और यहाँ पर वाइट। और उसके बाद आप स्टार्ट करिए यहाँ पर 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो A और B बैंड होंगे ये गोल्डन और सिल्वर कलर के नहीं होंगे। फिर चलेंगे बैंड ये वाले, जिससे बैंड C है। यहाँ पर किसी की पावर ये 10⁻�0, 10⁻�1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8,
10⁻⁹ और यहाँ पर पावर चलेगी माइनस में 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻2। याद रखिए कि जो बैंड ए और बैंड बी होंगे ये गोल्डन और सिल्वर वाले नहीं होंगे, बैंड सी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं पावर 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻2 ये हम लिख देंगे। फिर जो बैंड डी हमारे पास है जो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैंड डी के लिए टेबल हमारे पास है। बैंड डी इसमें आप देखिए 3 कलर हो सकते हैं, गोल्डन, सिल्वर या नो कलर। कोई कलर ही नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई कलर ही ना हो। तो इसमें जो वैल्यूज निकल के आएंगी ये आएंगी ±5%, ±10% एंड ±20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस वेरिएशन होगा, ये वेरिएशन अगर ये फोर्थ बैंड जो है डी बैंड अगर ये गोल्डन कलर का है तो उसका रेजिस्टेंस अपनी जो वैल्यू जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग मिल रही है उससे 5% वेरी करेगा। अगर सिल्वर बैंड है तो वो 10% वेरी करेगा। अगर कोई भी कलर का बैंड नहीं है, या कोई कलर जैसे 3 बैंड दिए हुए हैं, फोर्थ बैंड एब्सेंट है, कोई कलर नहीं है, तो फिर वो अपनी जो वैल्यू निकल के आ रही है कोडिंग के अकॉर्डिंग उससे 20% वेरी कर सकता है। तो आप देखिए कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास जो कलर्स रखे हैं ये कलर्स हैं और ये रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड सिल्वर, ये कलर है। अब आपसे कहा जाए भाई अब आप बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखिए कि ये बैंड जो हो गया, ये हो गया बैंड ए, ये हो गया बैंड बी, ये हो गया बैंड सी और ये हो गया बैंड डी। आप देखिए रेड के करस्पॉन्डिंग रेड क्या लिखा हुआ है 2 बैंड ए और बी के लिए, तो यहाँ पर ये हो गया 2। फिर ग्रीन के आगे यह बैंड बी में जो ग्रीन है उसके लिखा हुआ है 5, 0 1 2 3 4 5, तो ये आप लिख देंगे 5। फिर इनटू 10 की पावर जहाँ लिखा है सी, तो आप देखिए जहाँ लिखा है सी वहाँ लिखा है ऑरेंज, 0 1 2 3 ऑरेंज, ये लिखा है 10 की पावर 3 और प्लस माइनस जहाँ लिखा है डी ये है सिल्वर यानी ±10%, तो ये हो गया 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस हुआ वो होगा ए बी 10 की पावर सी ओम ±G%, तो जो रेजिस्टेंस होगा R = ए बी × 10 की पावर सी इतना ओम और ±D%। इसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25 × 10 की पावर 3 ओम ±10%। तो ये वैल्यू रेजिस्टेंस की आई। अब क्वेश्चन ये आया हमारी एग्जामिनेशन में कि भाई रेजिस्टेंस का जो कलर कोडिंग है वो कलर कोडिंग ये है, उस पर जो बैंड बने हुए हैं वो बैंड हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड सिल्वर। तो आपसे पहली बात पूछी है कि रेजिस्टेंस कितना है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने निकाल दिया कि रेजिस्टेंस कितना है। फिर क्वेश्चन ये आया कि अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं जिसका वोल्टेज है V = 25 वोल्ट, तो आप बताओ कि कितनी करंट फ्लो होगी इस वायर के थ्रू बेस रेजिस्टेंस से होकर। तो आप निकाल सकते हैं कि करंट जो होगी I = V/R होती है, तो करंट हो जाएगी I = V/R से आप निकालोगे तो V की वैल्यू है 25 अपॉन R की वैल्यू है 25 × 10 की पावर 3। आप देखिए ये वोल्ट में है और ये ओम में है, इससे कैंसिल, तो I = हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर या I = हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हम किसी रेजिस्टेंस किसी भी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इस कलर कोडिंग के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास
इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, ये एक वायर है, मेटलिक वायर, और आप जानते हैं कि इसमें जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ये। अगर हम लोग एक बैटरी लेकर उससे कनेक्ट कर देते हैं इसके एंड से, V वोल्ट की बैटरी, लेंथ है इसकी L, लेंथ है इसकी L, एरिया क्रॉस सेक्शन है A। ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से जितने पॉजिटिव आयन हैं उन पर एक फोर्स रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आप जानते हैं जो उनकी लोकेशन है वो तो फिक्स है, वो चल नहीं सकते हैं, इसलिए वो वैसे ही रुके रहेंगे फोर्स आने के बावजूद भी। लेकिन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक फोर्स रहेगा इस तरह। मैंने बताया था कि अपनी हाई थर्मल स्पीड से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स रहेगा वो रहेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए ये चलना शुरू होंगे, स्पीड बढ़ेगी इनकी इस डायरेक्शन में, जो स्पीड का कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही स्पीड बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ेगी वो आगे टकराएगा इससे, पॉजिटिव आयन से, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस से। जब टकराएगा आकर तो जो इसकी स्पीड थी वो जीरो से टकराने के बाद कोलिजन होगा, स्पीड जीरो या कम हो जाएगी, और इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एकदम से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जानते हैं कि जो भी एनर्जी होती है वो फॉर्म चेंज कर लेती है। अगर एक बॉडी कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन टकराया आकर इससे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो या कम हो गई, तो वो कहाँ गई, वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब लेकिन टकराना रुका तो नहीं, रुके ऐसे नहीं, उसको फिर से बोला फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी लग रही है ना इस डायरेक्शन में, तो उसके बाद भी जो उसकी स्पीड जीरो हो गई तो उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव करेगा, और मूव करने के लिए जो उसे एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी इस बैटरी से। बैटरी यहाँ पर लगेगी, जो सेल यहाँ पर लगा हुआ है, उस बैटरी से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करने के लिए एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी की वजह से वो फिर चलना शुरू कर देगा इस डायरेक्शन में, फिर जाकर टकराएगा इस वाले पॉजिटिव आयन से, और केवल एक इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब उनके जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो बढ़ता जाएगा। जैसे टकराएंगे किसी पॉजिटिव आयन से उनकी वेलोसिटी कम होगी या जीरो हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, ये होता रहेगा और उनको एनर्जी मिलती रहेगी इस बैटरी से, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराते रहेंगे तो आप देखिए कि जो भी इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार हीट में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और इस वजह से जो वायर है जब आप काफ़ी देर तक उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो जो वायर है वो गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाया करता है। इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कोलिजन होता है पॉजिटिव आयन से, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाया करती है कि वो वायर इतना गर्म होता है कि उसमें से लाइट बाहर निकलने लगती है, जैसे कि बल्ब के फिलामेंट में इसी कॉन्सेप्ट में काम में होता है। आप देखिए कि बल्ब के फिलामेंट में यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब हम लोग उस बल्ब में करंट फ्लो कराते हैं तो इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है कि उसका जो फिलामेंट है वो गर्म होकर चमकने लगता है, उसमें से लाइट बाहर निकलने लगती है, रेडिएशन बाहर निकलने लगते हैं, विजिबल रेडिएशन बाहर निकलने लगते हैं, तो ये होता है, ठीक है ना। और बाकी हीटर है,
या कोई भी एक कनेक्शन वायर भी अगर आप लोग देखते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं तो वायर गर्म हो जाया करता है, तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट है। आप देखिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस वायर में T टाइम तक करंट को फ्लो कराया तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन हो गया जो कि इस सेल से या इस बैटरी से ली गई। तो आप देखिए कि अगर मैंने आई एम्पीरिक करंट को, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर हमने यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे ऐसे तो करंट फ्लो होगी इसमें ऐसे, ये करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई, और अगर ये करंट फ्लो हो रही है और T टाइम में करंट फ्लो होती है तो जो चार्ज फ्लो हो गया ये होगा Q = I × T। कितना चार्ज फ्लो हो गया, इतने चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, उतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पर हो गया। जितना वर्क किया आप, जाहिर सी बात है जितना वर्क कर देंगे उतनी ही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये होगा। आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है V, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V पर हम लोग चार्ज Q फ्लो कराते हैं तो WQV, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा QV। तो वर्क डन, जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। ये हो जाएगा W = Q × V, तो W = Q के रूट कर दीजिए तो IT × V, तो W = VIT। ये होगा। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में फिर को पुट कर दूं V = IT, पुटिंग V = I × R पुट कर दूं तो मिलेगा W = I × R × I × T, तो मिलेगा W = I² × R × T। ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि I = V/R होता है। अगर हम लिखेंगे पुटिंग I = V/R तो मिलेगा W = V² R² × R × T। आप से कैंसिल, तो W = हो जाएगा कि V² R × T। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके तीन फॉर्म निकल के आते हैं। ये होगी W = या तो VIT या I² × R × T या V² R × T। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। आप जानते हैं कि इस तरह ऐसा यूनिट है वो होगा जूल। अगर हम लोग I एम्पीरिक करंट V पोटेंशियल डिफरेंस पर T टाइम पर रेजिस्टेंस R में फ्लो कराते हैं तो आप देखिए कि इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, इतना कंजम्पशन हो जाएगा। अगर जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी अगर वो हीट में कन्वर्ट हो रही है तो कितनी हीट प्रोड्यूस है। ये ज़रूरी है कि लाइट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। टोटल एनर्जी अगर हीट में कन्वर्ट हो रही है तो आप जानते हैं कि हीट जो होगी, हीट यानी कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.2 या 4.18 से डिवाइड करते हैं। तो अगर ये जूल में है तो ये आ जाएगा कैलोरी में। तो जो H होगा, जो पूरी हीट होगी वो W/4.2 कर देंगे तो VIT /4.2 या I² × R × T /4.2 या V² R × T /4.2 करके हम निकाल सकते हैं। यानी इस किसी फॉर्मूले से हम लोग कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये निकाल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी हीट प्रोड्यूस होगी H, या तो वो करंट के स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या वो वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फिर आती है इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट से किसी भी वायर में, किसी भी हीटर में, किसी भी बल्ब में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन होता है
वही इलेक्ट्रिक पावर होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बल्ब जलाया, ये 1 किलो चलाया और टी टाइम में देखा तो जो W इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक पावर होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T। ये हो जाएगा। आप देखिए ये होता है जूल में और ये होता है सेकंड में, इसको हम वॉट कहते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट हुआ। W की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो आप देखेंगे कि जो पावर होगी वो होगी या तो W अपॉन T, यहाँ से T कैंसिल करते चले जाएगी, तो हो जाएगा V इंटू आई या I स्क्वायर इंटू R या V स्क्वायर अपॉन R, ये हो जाएगा। ये होगी इसकी इलेक्ट्रिक पावर। आप देखिए कि हम लोग बात करी थी इलेक्ट्रिक एनर्जी की, और मैंने बताया था कि इसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, लेकिन जूल एक बहुत ही ज़रा सी यूनिट है, बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर हम लोगों को अपने घर में हम जो लाइट का कंजम्पशन कर रहे हैं महीने भर में, अगर उसकी यूनिट की हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जब मीटर रीडर आता है तो वो मीटर रीडिंग लेता है, और उस वक्त जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल नहीं होता, बल्कि वो होता है यूनिट, मोड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो यूनिट क्या है मैं आपको बताऊं। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। एक बड़ा यूनिट हम लोग यूज करते हैं उस एनर्जी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन के लिए जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े मिलों या कारखानों में यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है मैं आपको बताऊँ। किलोवाट आवर एक बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। आप देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 1 किलोवाट आवर, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 किलोवाट है और इनटू होगा। आप देखिए यहाँ से कि P इज इक्वल टू W अपॉन T, देख रहे हैं, फ्रॉम P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो इट इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू P इंटू T। अगर जो P का यूनिट लिया हुआ है यह है किलोवाट में और इसका यूनिट लिया हुआ है यह है आवर में, तो आप देखिए किलोवाट आवर ये हो, तो जहाँ लिखा है 1 किलोवाट आवर, जहाँ में लिखा है 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट इन 10 की पावर 3 वाट, और इनटू आवर का मतलब 1 आवर, ये हो। आप देखिए जहाँ लिखा है वॉट, आपको मैंने बताया था वॉट का मतलब है जूल पर सेकंड, तो 10 की पावर 3 जहाँ लिखा है वॉट, ये वो जूल पर सेकेंड, और मल्टीप्लाइड बाय जहाँ लिखा है आवर, तो इस 1 आवर कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर 3 इंटू 3600, तो 1 किलोवाट आवर जो होगा 1 2 3, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ये रिलेशन है किलोवाट आवर और जूल में। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ यूनिट्स या किलोवाट आवर कितने हुए, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमने अपने घर में ऐसा किया कि 200 वोल्टेज पर मैंने कोई ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा रखी है अपने घर में कि वो 10 एम्पीयर करंट लेती है और 10 घंटे हम उसको यूज़ करते हैं, तो कितने यूनिट बिजली हमने यूज़ कर ली है। तो आप देखिए उसका तरीका है नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का, वो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे यानी किलोवाट आवर जो होंगे, आप देखिए यहाँ से क्या लिखा है P जो किलोवाट में, तो P का मतलब है V इंटू आई, तो V वोल्ट में इंटू आई एम्पियर में और अपॉन 1000,
जब मैंने 1000 डिवाइड किया तो अगर खाली वोल्ट इंटू एम्पीयर लिखा हुआ था तो ये था, तो ये जो था ये था वॉट में। जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया 1000 से, आप देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे वो हो जाएगा V वोल्ट में इंटू आई एम्पीयर में डिवाइड बाई 1000 और इंटू टाइम लेंगे और टी लेंगे और। तो जो ये भी जितने भी निकल के आए, मैंने ऐसे बताया कि 20 वोल्ट तक अगर मैंने 10 एम्पीयर करंट यूज़ करी 10 आवर्स तक तो हो जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 1000, जो भी आएगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपसे का बिल कितना हुआ, मान लीजिए आपसे का भी 10 रुपये पर यूनिट का रेट है, तो जितने भी यूनिट आएंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंजम्पशन निकल के आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बिल निकल के आ जाएगा कितना बिल। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।